Yes, we are live. So, hi everyone. Good evening. Namaskar, Sastikal. Salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you guys, and I welcome you all to this session. And यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं INMO 23 analysis, and we have, of course, Chetan sir and Lohit sir with us. Apart from Lohit sir, Chetan sir, we have a few students who wrote INMO 23, and of course they'll also be pitching कि यार इस दौरान इस भयानक you know paper attempting के दौरान किस किस तरह के thoughts आ रहे थे and how did they overcome those thoughts and did some of the questions, right? So the way we will be approaching this session is we'll be briefly हम ओवरऑल आइडिया दे देंगे पेपर का कैसा था, देन विल बी लुकिंग एट प्रॉब्लम्स वन बाय वन, विल नॉट बी ऑफ कोर्स सॉल्विंग देम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड देम ऑन यूट्यूब, द सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी देयर, बट यस ओवरऑल की क्या क्या आइडिया आना चाहिए था उस टाइम पे एंड किस किस तरह से होना चाहिए था एंड हाउ दीज स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दोज प्रॉब्लम्स, so we'll be briefly analyzing that, and last में we'll be giving our expected cutoff for this INMO 23, right? So it is going to be a short session, and hope you enjoy this discussion. So overall, let me start with Chetan sir and Lohit sir. So overall, sir, एक बार overall कैसा लगा पेपर देख के and how is it in comparison to 2022 and 2021 INMO? सर इफेक्टिवली अगर देखेंगे इस साल भी है ना पेपर में 3 ही क्वेश्चन थे जैसे लास्ट ईयर से 3 तो काइंड ऑफ ड्यूरेबल थे, तो आउट ऑफ 6 जनरली मतलब स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन में से मेजरली कर पाए हैं, है ना? Yes. और फिफ्थ और सिक्स और थर्ड आई गेस काफी ज्यादा टफ था। Third, fifth, sixth, yes, बहुत कम बच्चों का हुआ है. I mean, I haven't heard anyone apart from those students who are already representing India. इनफैक्ट अगर मतलब काफी बच्चों से इंटरेक्ट किया तो उनमें से बहुत सारे बच्चों का फिफ्थ सिक्स में टाइम ही खराब हो गया। अगर वो की जगह फर्स्ट सेकंड या मे बी फोर्थ को अटेम्प्ट करते तो शायद थोड़ा बेटर स्कोर आ जाता। तो ओवरऑल जहाँ तक अपना व्यू पॉइंट रहा है कि पेपर टफर साइड पर ही था लास्ट ईयर से, मतलब एक क्वेश्चन तो काफी इजीली ज्योमेट्री वाला डूएबल था आउट ऑफ 3। इस साल आउट ऑफ 6 2 क्वेश्चन जरूर डूएबल थे, बट ओवरऑल पेपर काफी टफर साइड पर था। मतलब जैसे पहले आईएनएमओ का एग्जाम होता है रिलेटिवली, उसमें तो काफी ज्यादा इनका अभी शिफ्ट देखने को लग रहा है ना, काफी ज्यादा ये आईएमओ वाली साइड जा रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों का, शायद जो बच्चे पहली बार इनको दे रहे हैं उनका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है बिकॉज दे माइट नॉट बी एबल टू मेक इट जैसे वो जिस तरीके से पहले जाते थे, बट आई थिंक जो इंडियन टीम के लिए तो काफी अच्छे बच्चे इनको इन पेपर को मिल, एंड आई थिंक HBCSE वालों का भी थोड़ा सा काम आसान हो रहा है। दे विल नॉट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जितना वो पहले करते थे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे वो ट्रेंड ही मिलेंगे उनको इस तरह के पेपर को लिखने के बाद। ओके लोहित सर, आपका व्यू? सो मेरा भी व्यू तो एग्जैक्टली सिमिलर ही है कि बेसिकली सर जैसे इस बार हमने जैसे सीरीज की थी इनमो फ्लैशबैक करके, तो अगर आप कंसीडर करोगे ना ओवर द इयर्स जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली शूट अप ही कर रहा है अब तो जाके थोड़ा आईएमओ के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो सर कह रहे हैं चेतन सर बिल्कुल सही है। तो डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो मे बी उसके लिए थोड़े और टॉपिक्स भी आगे चल के एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, लाइक जैसे ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन था जैसे। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आने वाला था। तो अभी तक ग्राफ्स आई थिंक 17 से पहले बहुत कम ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन थे, या एक भी नहीं था शायद, बट उसके बाद अभी रिसेंट ईयर्स में अगेन सर वही है कि अगेन बेसिक्स के अलावा मतलब फिर भी बाकी 5 क्वेश्चन में मे बी कोई ऐसी चीज नहीं हो रही होगी जो हम कवर नहीं करते बेसिक सिलेबस में भी। बात वही आ जाती है कि फिर से कि सोचने का लेवल इंक्रीज करना पड़ता है, तो यस मेनली वही है। ओके, ये जो बच्चे हैं इन्होंने टफेस्ट IOQM फेस किया एंड टफेस्ट INMO फेस। यस, सो आवर हार्ट गोज आउट टू ईच एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द वंस हु आर सिटिंग हियर। वाले ना पेपर आसान हो चेक करना इसलिए कर रहे हैं ऐसा कुछ। हां, बट मुझे लगता है पहले तो एक तो नंबर ऑफ बच्चे भी उन्होंने आधे कर दिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन, अराउंड 1000 गिव, और वो आधे कर दिया, एंड उसके बाद वो पेपर भी ऐसा बना रहे हैं कि यार एक या दो क्वेश्चन चेक करने पड़े। सो okay, so let us go to these students one by one. So briefly, I would want you to introduce yourself and how is your analysis of INMO broader, and how did it go for you? So starting with Pratyusha. So good evening everyone. I'm Pratyusha.
I'm in class 11 currently. This was my first attempt for INMO. The paper did not go as well as I expected or as I was preparing, but yes, I was able to manage something. I was able to solve 2 questions, P1 and P4. Initially, when I saw the paper, like since I was hoping for some geometry question or something which will be quickly solvable, or like at least I should have some idea to start with. But the questions did not seem that easy when I started. And so, yes, I went to question 4. I thought at least I would try to solve something. But eventually, I understood okay, I will be able to go through that question. And then since I solved the question 4 completely, I just got some more confidence to look into the other questions. Then I solved P1 completely. Yeah, that was since I gained some confidence, I was able to solve that. But then afterwards, I went to P6 and P5. I tried them, but I could not solve any of them completely. Okay. So I did not attempt those So, questions. Pratisha, a quick question. So, basically, when you completed P1 and P4, so P4 and followed by P1, so these are the first 2 questions that you attempted, and both of them you were able to do. So, what is the amount of confidence level it generated? For number one, and number two, how much time did it take to solve both? And I mean, how much time did you have after solving these 2? So P4, I think I took around maybe 40 to 45 minutes. And P1, it took me around 1.5 hours. Oh, okay. So around 2 hours Yeah. In these 2 questions, then 2 more hours were left, and you were trying But the other question. yeah, actually, But it that is did not work out. pretty awesome, because you had selected the right questions initially, because anyways P5 P6 were very difficult to solve, as we see now, and P3 was also not that easy in the question. But yes, good choice, and really it gave you a lot of confidence after. So basically, if you are able to solve one question, it gives you a lot of confidence. And Yes. this is something that you might have seen in mocks also. You were able to consistently solve 2 to 3 questions in every mocks, sometimes more also. But well done, Pratusha. Coming to Hershey, your experience किस तरह से गया, and कैसा रहा? So, sir, when I first looked at the paper, it kind of reminded me of INMO 2021 again, and I again expected. So, the first thing I was like, what is going to be the expected cutoff? Because I was just thinking, how many questions I need to solve? 2.5. Then only I could like relax. So I thought, I think 2.5 should do it, because this should be the max. So first I started with problem 1, and then it just took me around 30 to 35 minutes to realize like the thing. So that gave me a huge like confidence boost. Then sir, I tried problem 3, which is like that took me around 1.5 hours to think about it. So sir, first I took like fx minus cx is equal to k, like वो between 2023 था, तो वो मैंने k ले लिया. फिर मैं देख रहा था कि k क्या वैल्यूज ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज, ये वैल्यू वो वैल्यू. मैंने देखा उसमें से कुछ नहीं आ रहा था सर. फिर कुछ एग्जांपल्स ट्राई किए. फिर वो GIF का जो था, मुझे लाइक आइडिया ही नहीं आया कि fx इज इक्वल वो GIF कुछ होगा. तो उसमें तो 1.5 आवर चला ही गया. उसके बाद एक पॉजिटिव साइड था कि मैंने प्रॉब्लम 6 से ज्यादा ट्राई नहीं किया, क्योंकि मोशन मैं जब लुक कर रहा था वो कंपास वंपस से कुछ कर रहे थे. मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम 6 ही ट्राई कर रहे थे, और मेरा तो ज्योमेट्री वैसा भी अच्छा नहीं है, तो मैं ट्राई नहीं किया वो. तो उसके बाद मैंने वो प्रॉब्लम 5 में आया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई लाइक थोड़ा सा वो कॉम्बी का क्वेश्चन है, वो कॉम्बिनेटरल ज्योमेट्री का. तो उसमें से भी आधा घंटा मतलब ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था. पहले मैंने देखा कि एक 3 क्लिक के लिए क्या होगा, वो लाइक उसमें से ज्यादा आ नहीं रहा था. और फिर मैं आया प्रॉब्लम 2 में. तो वो पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन था. उसमें तो आई थिंक मैंने जो मैं ऑफिशियल सोल्यूशन जब पढ़ा तो वो AMGM तक मैं चला गया था जी. उसके बाद ज्यादा नहीं हो रहा था. वो लास्ट वाला वो P1 इज इक्वल टू 0 या फिर ऐसा कुछ था, वो नहीं लिखा सर. अच्छा, वो तुमने वहां पे AMGM तक कर दिया था? हाँ. ओके.
तो उसके बाद तो आई थिंक ज्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा था। लास्ट हाफ एन आवर में मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि मैं समझ गया था कि मुझे और कोई क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने वाला तो नहीं है, तो मैंने सोचा कि जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कुछ तो लिख के आऊं, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स। तो आई थिंक मैंने 6 ही क्वेश्चन में कुछ कुछ तो लिख के आया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो बोल दिया कि अगर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म किया, वो लास्ट पॉइंट जो है वो राइट ट्रायंगल फॉर्म किया, फिर तो हम डायमीटर वाला एक सर्कल बना सकते हैं, या फिर अगर 4 पॉइंट साइक्लिक हो जाए तो हम सर्कल बना सकते हैं। कुछ कुछ लिख के आया सर। उसके बाद तो मुझे लगा कि थर्ड का कुछ तो सॉल्व हो गया। यू गिवन देम होमवर्क। ओके गुड। क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स में मिल जाए वो बहुत है, मतलब 1-2 मार्क्स में भी कभी कभी। बट P1 जो तुमने सॉल्व किया वो कितनी देर में ओवरऑल यू वर एबल टू डू? प्रॉब्लम 1 तो मैंने आई थिंक 30 to 35 मिनट्स में लाइक रियलाइज हो गया कि क्या हुआ। पहले तो मैं पिजन-होल प्रिंसिपल जैसे कर रहा था, क्योंकि लग ही रहा था वैसा होगा। वो फील वही दे रहा था PHP लगेगा, बट इट वाजंट सो। फिर वो आइडिया आ गया कि वो ऐसे लिखते हैं कि एक नंबर को P1 टाइम्स P2 टाइम्स डॉट 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 Pn टाइम्स a स्क्वायर लिखते हैं, और ऑफ कोर्स इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने वो क्लास डिफाइन कर दिया, दिखा दिया कि 4 और मोर क्लासेस है तो वी आर डन, और अगर 3 क्लासेस है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2023 हैज नो सॉल्यूशन सर। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है a स्क्वायर। परफेक्ट। सो दैट माइट हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यही था सर। और लग ही रहा था, क्योंकि मैं वो फंक्शन वाले क्वेश्चन में मतलब कुछ आ नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो मैं कुछ लिख के आ गया सर। उसके बाद तो लाइक वो सॉल्यूशन देगा, फिर तो लग रहा है कि 1 ही 2 मार्क मिलेंगे मैक्सिमम। बट अल्टीमेटली व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अदर है, तुमने ये तो प्रूव कर दिया कि कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक तुमसे बात हुई थी। यस। हाँ, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब हो सकता है, मतलब बट अल्टीमेटली यू रिटन देयर नो सॉल्यूशन, तो इट कैन बी बोथ वेज। बट यस, मुझे लगता है कि P4 में P4 भी तुमने किया? नहीं सर, मैंने तो वो पॉलिनोमियल वाला किया था, पॉलिनोमियल वाला किया, ठीक है। P1 एंड P2 पार्शियल, ठीक है, ग्रेट। ओके, मूविंग ऑन टू अभिनव। अभिनव, कैसा रहा ओरल एनालिसिस एंड कैसी फील आई पेपर देने के दौरान एंड बाद में? ये सर, तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे आइडिया 10-15 मिनट में ही आ गया। फिर मैंने अगले 1 घंटे तक उसी को लिखा। फिर मैं फोर्थ थोड़ा सोचा था, क्योंकि कॉम्बिनेटरीज का था मेरी अच्छी है, तो फिर मैं सोचा फोर्थ सोचा, पर उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत 6 सोचता हूँ, तो 6 में भी इतना नहीं आया। फिर सेकेंड मैंने देखा पॉलिनोमियल वाला, तो मुझे ठीक से समझ ही नहीं आया। फिर मैंने फोर्थ में थोड़ा बहुत वापस ट्राई किया, तो फिर उसमें मैं बस थोड़ा बहुत 1 से लेकर n तक वाला लिखा। फिर 6 मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी। फिर मैं थर्ड सोच रहा था, तो थर्ड में मुझे थोड़ा बहुत आ गया, उसमें आंसर हाफ एन ऑड इंटीजर था, तो मैंने हाफ लिख दिया। तो हो सकता है उसका मुझे 2-3 मार्क मिल जाए। फिर मैं फिफ्थ सोचा था थोड़ा बहुत, फिफ्थ मुझे इतना नहीं आया। तो फिर आखिरी 1 घंटा बचा था, फिर मैं सोचा कि सब में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ जो भी आया है। उसके बाद होमवर्क। ओके ग्रेट। सो बेसिकली P1 तुमने पूरा सॉल्व किया है, एंड P3 में सॉरी, यू ट्राई टू प्रूव कि हाफ इसका सोल्यूशन है, बट सिर्फ हाफ 1/2 ही प्रूव किया, ऑड बाय 2 नहीं प्रूव किया, राइट? एंड और कोई P2 वर यू एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस? P2 तो मुझे इतना ठीक से समझ ही नहीं आया। ओके, ठीक है। एंड P4 में यू वर 1 से n तक तुमने लिख दिया, विच वाज वेरी ऑब्वियस, बट n+1 का तुमने प्रूव नहीं किया। हाँ, और ये भी प्रूव नहीं किया कि n+2 n ऑनवर्ड्स नहीं हो सकता। हाँ। ओके। P5 और P6 में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है क्या? P6 में थोड़ा सा मैंने लिखा है बस। क्या मतलब उसमें मैंने इतना लिखा है कि अगर ये 2 पॉइंट है, तो हम उससे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं कि 2 सर्कल ए बी लाइन पर इंटरसेक्ट करें। मतलब बेसिकली क्या चीज, क्या इन्फ्लुएंस निकालता है? अगर हम ए बी वाले सर्कल पर कोई भी पॉइंट लेते हैं सी, तो ए सी का जो हम डायमीटर वाला सर्कल बनाएंगे, बी सी के डायमीटर वाला सर्कल बनाएंगे, तो फिर वो दोनों सर्कल ए बी पर इंटरसेक्ट करेंगे। बेसिकली वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। कौन सी ये इन्फ्लुएंस लिखा कि दैट विल बी अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर? हाँ, ये इंटरसेक्ट क्यों करेंगे वो लिख दिया था। और इसके अलावा
उसके अलावा और नहीं लिखा। तो मुझे लग रहा है कि आज के डिस्कशन में चेतन से ज्यादा बोलने वाले हैं P5 P6 में, बिकॉज 1 और 2 का तो ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है, 1 2 और 3 और 4 का भी काफी हद तक। Okay, moving on to Parth. So Parth is basically, guys, is IOQJS qualified and also a camp participant. So Parth, last year IOQJS, इस साल IOQM, INMO, and overall कैसा रहा experience? Sir, paper was like really tough for me because there was no pure geometry and that is my favorite. So I almost got P1 like using graph theory. I just missed the last step. And P5 Last I step कौन made, सा? मतलब where did you reach? like I proved that there are graphs. उतना हो गया, and if there are more than or equal to 4 then we are done, but less than equal to 3 somehow I couldn't see that it was just mod 8 actually. Okay. I think And इसमें कुछ मिस हुआ, मुझे मिस हुआ है, सबका मिस हुआ था? मुझे भी हुआ था ना? So Parth, वो last line जो तुमने बोला वो I think there was some problem at your end. Could you repeat that? कहाँ तक हुआ था मतलब basically? हाँ, मेरा वो disconnect like complete subgraphs तक हुआ था, disjoint complete subgraphs. Able to prove कि greater than equal to 4 होंगे. It was actually really easy using mod 8. But somehow अच्छा, वो but 1 2 3 prove नहीं किया तुमने ऐसा? हाँ. And P5 I solved partially. P5 I got some good progress. I could make 2 good claims. Okay. So P5 में कहाँ तक, मतलब this is new for me because अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से बात किया P5 and P6 were completely off the radar for most of them, but if you're able to solve P5, that is a good thing actually. तो P5 कहाँ तक तुमने कर लिया था पार्थ? I've not checked the official solution for P5. And after those 2 I need to complete it. Parth, I think there is some disconnect at your end. तो एक बार हम question wise चलते हैं, तो तुम दोबारा से एक बार will try to hear from you. तो एक बार आगे चलते हैं guys. So I think P1 was fairly easy and यहाँ पे प्रत्युषा ने, हर्षी ने, I think अभिनव खेतान ने भी and पार्थ ने भी काफी हद तक P1 solve कर लिया था. Right, so I don't think it makes sense and already इसके solutions already दे चुके हैं, but yes, so if you're able to think, क्योंकि पहला thought यही आ रहा था कि PHP है, but PHP नहीं था ये, and वो different classes बनानी थी, and if you're able to think that तो कुछ question में बचा ही नहीं था, but again वो सोच पाना was the main key, and काफी कम बच्चे सोच पाए हैं, and kudos to each and every one of you who could do that. जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था 1 to 4, उससे भी मतलब दिस वाज आई थिंक अ परफेक्ट एग्जाम्पल विच वाज नॉट डाइवर्जिंग आउट अ लॉट ऑफ डिटेल्स. ठीक है, इसमें अगर सेम क्लास होता तो सेम क्लास के अंदर वी वुड हैव गॉटन द आइडिया. अगर यहाँ पे 1 to 4 की जगह 1 4 9 एग्जाम्पल दिया होता तो काफी आइडिया लग जाता हमें कि यू नो n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, बट इट वाज जस्ट अ परफेक्ट एग्जाम्पल that given, and kudos to everyone, as I said, who could figure out this. If we talk about problem 2, so problem 2 polynomials था, and again it wasn't easy. यहाँ पर है, but एक hint बहुत लोगों ने figure out कर लिया था. Even I remember जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो we were looking at the discussions in our Telegram group, and a lot of students, even if they were not able to solve this particular problem, but they figured out कि AMGM तो use होना है boss, because the first line positive reals है, and of course वो x19 का coefficient भी 100 दिया हुआ था, so something had to be done with the sum of the roots maybe, right? So a lot of them were able to figure out that AMGM करना है. AMGM तक काफी लोग करके भी आए हैं as far as we know, but again पूरा problem solve बहुत कम बच्चों का हुआ है as far as we know, to our knowledge, and so this was also a difficult, मतलब difficult तो सारी थे, but doable one, doable side वाला difficult था, and
AMGM लगाकर कम से कम ये आइडिया लग जाता कि रूट्स इक्वल है तो एक पॉइंट के बाद ये भी प्रूव हो जाएगा कि कोएफिशिएंट्स आर ऑल इक्वल, एंड अगर कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं तो रूट्स अगर इक्वल है तो रूट्स -1 ही हो जाएंगे, एंड रूट्स -1 के बाद देयर वाज अ गुड कॉन्ट्रडिक्शन विच जिससे प्रूव हो जाता था कि ये सारे के सारे रूट्स रियल नहीं हो सकते. सो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन से ही करना था, यानी काफी बच्चों को समझ में आ गया था, बट लास्ट में बहुत सारे बच्चे रूट्स इक्वल या फिर कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं प्रूव कर पाए थे, बट वहां तक काफी बच्चों ने कर लिया. तो आई एम अज्यूमिंग कि पार्शल्स काफी बच्चों को मिलने वाले हैं यहाँ पे P2 में, बट पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व बहुत कम लोगों ने किया है. आई थिंक यहाँ पर इज देयर एनीवन हु कुड डू द एंटायर क्वेश्चन राइट? प्रत्युषा नो. ओके, यहाँ पर कोई भी नहीं है, बट अगेन आई नो अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु डन P2 fully. P3 लोहित सर, इफ यू सर ये तो ना सबसे पहले ये तो क्वेश्चन पढ़ के पहले तो 10 मिनट लगता है कि बोल क्या गया तो उसमें बोलना क्या है क्वेश्चन में. तो हाँ ठीक है, पेपर के सिनारियो में तो मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ बहुत इजीली चमकेगा, बिकॉज एज जेई भी टीच किया हुआ है तो पहले तो ये एक्सप्रेशन देख के ऐसे लगता है वो लिमिट वाला एक्सप्रेशन है. हाँ, वो कंटिन्यूटी वाला डिफरेंशिएबिलिटी वाला एक्सप्रेशन फील आता है, बट ऑल तो चलो नहीं है वो नेचुरल नंबर्स के साथ में. यहाँ पे एक चीज में हिंट कर सकता है अगर किसी ने ट्राई किया हो, थोड़ा वैल्यू डाल के थोड़ा आइडिया लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंटीजर सिर्फ a = 1 के लिए ट्रू होना चाहिए. तो अगर कोई a को 2 डाल के शुरू करता है ना, थोड़ा वैल्यू पुट करता है, थोड़ा उससे आइडिया लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो f(x + 2 - f(2x/2) आ जाता है कि 2 उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए. तो उससे थोड़ा स्टार्ट मिलता है, जिससे कुछ होप आता है, जो बेसिकली सॉल्यूशन भी बनाया हमने, तो मतलब वहां से थोड़ा स्टार्ट मिल सकता है. बाकी जो दूसरी कंडीशन है वो तो यही बता रहा है कि फंक्शन बाउंडेड है. उसका पर्पस एक्चुअली में सिर्फ इतना ही है बताने का, क्योंकि f(x) एक cx एक लाइन है तो उससे बाउंडेड है. दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ द सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट. मेनली तो फर्स्ट प्रूव करके जाना था, और उसका फंक्शन सोचना तो थोड़ा मुश्किल था, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो पार्ट है. मे बी और फंक्शन थोड़ा सोचने वाली चीजें होगी उसमें कि जो सेटिस्फाई करे उसको, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर से बहुत इजीली वो मिल गया. बट आई वुड से कि मतलब नहीं होने वाला था सच एग्जाम सिनेरियो. मतलब आई डोंट थिंक दिस आर लाइक बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लिक करें हर किसी बंदे को. सो मेनी थिंग्स वो थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे. सो अभिनव, हाउ डिड यू अराइव एट दिस हाफ वाला सॉल्यूशन? कैसे? जब वो ऐसे ही आया कि पहले x को 2 पुट किया, फिर x को 4 पुट किया, फिर 8 पुट किया, ऐसे पुट करते गए. फिर इसलिए एक मुझे ये आइडिया आया कि GIF of x + 1/2 हो सकता है. ओके, तो मतलब पूरा सॉल्व कर दिया था? नहीं, पूरा नहीं किया था, बस इतना था कि c = ½ एक सॉल्यूशन है. तो बेसिकली ऑड नंबर बाय 2 की जगह सिर्फ एक सॉल्यूशन ही लिखा. जो अभी ना बोल रहा है बेसिकली वही चीज, फिर इंडक्शन मतलब वैल्यू डाल के आइडिया लगता है उससे, लेकिन फिर इंडक्शन करके प्रूव करना पड़ रहा है फर्दर चीजें. Okay, apart from Abhinav, was there anyone who could make any progress? Pratyusha, any thing on P3 or Harshi? सर मैंने भी 1.5 घंटे से पहले मैंने ट्राई किया कि वो 248 थोड़ा सा आया था, लेकिन आई थिंक वो आइडिया अभी तक नहीं आया था कि GIF कुछ यूज करना है. तो मैं सोच रहा था कि मैं x + p पुट करूं और फिर x + q पुट करूं, मतलब दो डिफरेंट के लिए कि दो प्राइम्स के लिए क्या हो सकता है. क्योंकि लाइक मैं बहुत सारे नंबर थ्योरी के क्वेश्चन करता हूं और कभी ऐसा नहीं आया कि f(x) है -fx इज सब हमेशा आता था कि डिविजिबल बाय a. लाइक होता है ना नॉर्मली, ऐसा कभी नहीं था कि इज नॉट एन इंटीजर फॉर a > 2. तो वही समझ में नहीं आ रहा था. और जब वो डिविजिबल बाय a होता है तो तब तो हमें वो प्राइम बाय में कुछ करना पड़ता है, वो प्राइम कंस्ट्रक्ट करके. उसके बाद तो मैं सोच रहा था वो fx - cx का क्या करूं, वो बाउंडेड लाइक गिवन क्यों है. तो वो लाइक वो आइडिया नहीं आया था कि वो सेकंड कंडीशन है यूज नहीं करना है, लाइक क्योंकि वो हाँ. तो फिर मैं तो देख रहा था अगर fx = cx + kx, it's a constant which between -2023 and 2023, like वो k times x है, k मतलब इंडिस x है, मतलब वो लाइक वेरिएबल कांस्टेंट है, लाइक हाँ. तो लाइक उससे मुझे आइडिया नहीं आ रहा, तो फिर मैंने थोड़ा प्रूव कर दिया कि c इंटीजर नहीं हो सकता. कि वो आई थिंक मैंने प्रूफ किया था पहले kx इंटीजर नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट इंटीजर नहीं हो सकता, उससे इजीली आ जाएगा कि वो c भी इंटीजर नहीं हो सकता.
नहीं तो इसमें से कोई एक लाइक फर्स्ट क्वांटिटी डिस्प्रूव हो जाएगा. सही है. सो अगेन मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मतलब दिस वाजंट अ प्रॉब्लम व्हिच वाज डूएबल. हो सकता है कई लोगों ने किया हो, बट इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ दिस इन एग्जाम. P4 की अगर हम बात करें तो P4 आई थिंक काफी बच्चों ने कर लिया था. अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली क्लेमिंग दैट दे हैव डन P4, बट अगेन द आई थिंक लोहित सर जो आप हम डिस्कस कर रहे थे, वही है सर. मतलब इसमें बेसिकली स्टार्ट करते ही ये तो समझ में आता, बिकॉज इसमें ना बच्चों को हिंट मिल सकता है. जैसे इनका एक छोटा सा वैल्यू लगा के पुट करके, जैसे इनको 3 डाल दिया 7 कॉइन्स के लिए या 5 कॉइन्स के लिए, कुछ स्ट्रेटेजी बच्चा सोच सकता है. कोई भी स्टूडेंट थोड़ा आइडिया लगा सकता है. देन यू कैन गेट टू नो कि मतलब एन तक तो चलो वैसे ही समझ में आता है ना कि ऑल्टरनेट, क्योंकि जो एक नोट करने वाली बात वही थी कि जो कॉइन केल्विन चेंज कर रहा है उसी के एडजेसेंट ही चेंज करना है उसी टर्न में. इट्स नॉट लाइक कि पहले जो कोई चेंज किया उसका कोई चेंज कर सकता है वो वापस. एक तो वो एक था. आफ्टर दैट ये सबको समझ में आ जाता है मेरे को लगता है. इतने तो मतलब ये सब इनको इतना तो समझ में आता है, इंटरनेट तो चल ही सकता है वो केल्विन, राइट. तो एन तक तो सब पहुंच गए होंगे कि हाफ ऑफ देम वहां तक तो पहुंच गए होंगे, वहां तक कि एन तक तो हो ही सकता. प्रॉब्लम्स कम्स कि n+1 का भी सोचना पड़ता है. वो भी ट्रिकी है थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में 2 इकट्ठे खाली जगह बचते हैं और उसके बाद सोचना पड़ता है कि कहाँ पुट करना है. तो ऑब्स एक टर्न चलता है, फिर उसके बाद है ना. तो वंस दैट इज डन, फिर n+1 के बाद ये प्रूव करना पड़ेगा कि n+2 में नहीं जीत सकता. पॉसिबल नहीं है. मतलब 2 पार्ट्स ये हो गए कि n+1 तक पहुंचना है पहले, कि n+1 भी डुएबल है, कि वो केल्विन जीत सकता है n+1 करके हमेशा. और n+2 पे पॉसिबल नहीं है. वो पार्ट ट्रिकी है. मुझे लगता है n+1 तक भी शायद पहुंच गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स. कोई पहुंचा था इसमें n+1 तक कि n+1 डुएबल है. प्रतीक्षा अच्छा n+1 तक पार्थ तुम पहुंच गए थे? Yes, sir. Yes. पार्थ आल्सो. ओके ग्रेट. मतलब आपने अगर प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ n+1 पे जीत जाएगा, दैट इज वन पार्ट आई गेस. इस केस में कि n+1 को प्रूव भी कर दिया ना आपने, करके दिखा दिया एक केस में कि हाँ इसमें इस तरह से करके वो जीत सकता है केल्विन. एंड द नेक्स्ट पार्ट वुड बी, मुझे जो लगता है प्रूव करने का, कि n+2 में नहीं हो पाएगा. दैट वुड बी द नेक्स्ट पार्ट मुझे लगता है. बिकॉज अगर वो प्रूव नहीं किया कि n+2 के लिए कि नहीं कर सकता केल्विन, नहीं जीत सकता है, वो मुझे लगता है अब क्या रेशो होती है वो तो मे हाँ बी. तो बेसिकली तीन पार्ट्स है. वन इज टू राइट, वन टू एन वाज वेरी ऑब्वियस. आई गेस वो तो सर 1 या 2 मार्क्स का ही होगा. हाँ उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत सिंपल है. एंड फिर एक है कि n+1 के लिए प्रूव करना एंड उसकी मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन दिखाना. एंड देन n+2 एंड ऊपर के लिए नहीं होगा, राइट. सो वो लिखना. सो दीज वुड बी 3 हेडर्स जहां पर बच्चों को मार्क्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. सो प्रतीक्षा, so did you start with n is equal to 3 or 5, or matlab how did you start? Yes, sir. Yes, sir. I started with n is equal to 3, and then I did it for 5. I just got some idea. First I was sure that it will be true till n, and of course look for n+1 and more. एक मिनट. चेतन सर आपका ना वो डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार म्यूट कर दो आप. Yes. First, on seeing the question itself, on reading it once, I understood that till n it will be true, because you can go alternate. And then I was able to construct for n+1, and for n+2 I assured that it was not, I mean while in the rough work I assured that it was not going to work for n+2 and more. But the proof that I gave, it was quite brief. I mean, not as long as what I constructed for n+1. Okay. But n+1 you constructed. But I constructed and I gave some proof for n+2 as well. Great. How about you, Parthak? Sorry, मैं पार्थक बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बार-बार. Parth. Sir, I could do it till n+1, but I couldn't prove the n+2 thing. And n+1 I wrote in like brief how the strategy will be. Okay, so n+1 you wrote the strategy. Okay. अभिनव, तुमने इस पे डिड यू? सर 1 से n नहीं लिखा. अच्छा 1 से n ही किया. एंड हर्षी तुमने टच नहीं किया है? नो सर, वो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में मैं लाइक ज्यादा कर रहा था सर, क्योंकि ऐसा लाइक ईच स्टेप में लग रहा था कुछ प्रोग्रेस हो रहा है लाइक. ओके. Yes, so basically, 2 or 3 basically they were your strongholds also. Polynomials, number theory, or functional equations. You were always good in. So yes, makes sense.
ओके सो अगेन एज जो लग रहा है यहाँ पे P4 में बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि होगा, बट अगेन आई एम वेरी डाउटफुल कि जो बच्चे सारे क्लेम कर रहे हैं कि P4 हो गया उन सबको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट हैड 3 पार्ट्स. One was to write the answer, one was to give the construction for n+1, and one was to prove that it is not possible for n+2 or more, right? So let's see कितने बच्चों को मार्क्स इसमें मिलते हैं, but I think this was also on the moderate side, not easy and not that difficult also, because we were able to almost figure out the answer. Okay, so P5, so Chetan sir, I think there was someone who said P5 में कुछ progress हुआ था. हाँ, पार्थ. Okay. So Chetan sir, इसका difficulty level and मतलब क्या लग रहा है कि कितने बच्चे पूरे इंडिया में किया होगा ये? सर देखो, क्वेश्चन तो काफी टफ था, बट इसमें ना कहीं दो इनडायरेक्ट हिंट था. एक तो ये जो 2n हमें वैल्यू दिया था कि हमें प्रूव करना है कि गॉस कैन राइट लेस देन 2n डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें इंटीग्रल वैल्यूज ही दे रहा था. तो एक थॉट ये आ रहा था कि डिस्टेंसेस दी कुछ भी हो सकते थे, इंटीजर इवन और ऑड कुछ भी हो सकते. तो अगर हमें 2n से छोटा प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब स्टार्ट करने के लिए ये चीज एग्जीक्यूट की जा सकती थी कि n-1 इवन हो सकते हैं मैक्सिमम एंड n-1 ऑड हो सकते हैं, राइट. मतलब ये एक स्टार्टिंग ट्रिगरिंग पॉइंट है जो यहाँ से थॉट्स कुछ एनालाइज किया जा सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. फर्दर अब जैसे ही अगर किसी को ये थॉट आ गया कि वी कैन प्रूव कि n-1 ऑड होगा एंड n-1 इवन होगा मैक्सिमम, अब वहां से फिर कहीं ना कहीं अगर किसी ने थोड़ा बहुत अभी ग्राफ थ्योरी हल्का फुल्का पड़ा हुआ है, तो अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं और अगर हम उनमें से वैसे NC2 टोटल एजेस बना सकते हैं, बट NC2 एजेस में से अगर हम कोई भी n एजेस सेलेक्ट करते हैं तो दैट विल गिव अस अ कनेक्टेड पाथ. हमेशा हमें एक कनेक्टेड पाथ मिलेगा. अब उसके बाद भी ये प्रूव करना कि अगर हम सिर्फ इवन नंबर्स का पाथ, बेसिकली लेट्स अज्यूम कि इवन n डिस्टिंक्ट इवन इंटीग्रल वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो वो डेफिनेटली एक कनेक्टेड पाथ बनाएंगे. बट फिर इस चीज को डिसअप्रूव करना कि एक कनेक्टेड पाथ नहीं बन पाएगा इवन इंटीग्रल वैल्यूज से, वो हो जाता. उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी ज्यादा मुश्किल, वो एक छोटा सा इनइक्वालिटी था, मतलब एक सिंपल हमें जीबी में कन्वर्ट करना था. बट यस, इस थॉट पर पहुंचना कि वो कनेक्टेड पाथ इवन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए नहीं बन पाएगा, उसके बाद वो इनइक्वालिटी डिजाइन करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था. मतलब काफी सारे डॉट्स थे, हर एक डॉट पे पहुंचना, इनिशियल डॉट पे भी पहुंचना काफी मुश्किल था, फिर डॉट को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था. बट हाँ, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की यही थी कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर n पॉइंट्स हैं, n वर्टिसेस हैं, और उसमें अगर हम कोई भी n एजेस बनाते हैं तो दैट विल डेफिनेटली गिव अस अ कनेक्टेड पाथ. और अगर हमें डिसकनेक्टेड पाथ चाहिए तो हम मैक्सिमम n-1 एजेस ही बनाते हैं. ये मतलब ग्राफ थ्योरी में बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रूफ है. स्टार्ट ही ग्राफ थ्योरी में इनकी चीजें होती हैं, तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो चीज समझ में आ गई होगी. और एंड फाइनली ये भी रियलाइज हुआ होगा कि इसमें बेस टू का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है. मतलब इवन बेस हम टू से बड़ा कुछ भी कर लेंगे तो वो इनइक्वालिटी में सेम ही रिजल्ट आए. तो पार्थ, आपने एग्जैक्टली क्या कुछ किया इस क्वेश्चन में? मैंने इसमें आई थिंक सिमिलर कुछ किया था, और थोड़ा स्टार्ट का कुछ आइडिया आया था. ऐसे 2 क्लेम्स प्रूफ किए थे, और वो इवन और ऑड का मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था, पर मैंने अलग 2 क्लेम्स प्रूफ किए थे. मैंने अलग मेथड ट्राई किया. I was trying to bound the K log D, and I got a upper bound for that, and हाँ, like नहीं, मतलब log D to the base 2 का वैल्यू तो हम बाउंड नहीं कर पाएंगे. not that. Like if we have a triangle, for example, AB, BC, CA, then I was able to prove that if we call this function F, then I was able to prove a bound of the maximum. Like, I was able to prove that in a triangle, the F of the maximum side will be equal to F of second largest side or second largest side minus 1, something like that. And I was trying to use that and induction or extreme principle or something. Okay. ओवरऑल पेपर के टाइम पे तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डूएबल होगा. आई कैन थिंक मतलब अक्रॉस इंडिया आई एम नॉट श्योर कि अगर टोटल 5 बच्चों ने भी एक क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट, मुश्किल लग रहा है मुझे वो.
जैसे मैं थोड़ा ऐसे सोचा था कि इंडक्शन से हो सकता है कि अगर हम बेस केस क्या ले ले कि n को 1 ले ले और कर दे कि कोई भी हम nth पॉइंट डालते हैं तो उससे एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट न्यू वैल्यूज आ सकती है, पर उससे फिर आया नहीं इतना आइडिया उसके बाद। एक्चुअली देखना n इक्वल टू 1 के लिए तो कुछ जस्टिफाई नहीं होगा ना, इवन 2 के लिए भी कुछ खास बात बनेगी है ना, एच ही एक बनेगा, इसी वैल्यू बनती है 2 के लिए। हाँ तो मिनिमम इसमें मतलब ट्राई करने के लिए भी n3 लेना पड़ेगा तुम्हें। बट यस ओवरऑल आई डोंट थिंक इट इज अ डूएबल क्वेश्चन। जो बहुत सारे बच्चे मतलब 5 भी जो चेतन सर बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक 5 लोग भी होंगे, बट लेट्स सी। मूविंग ऑन टू सिक्स्थ, सो सिक्स्थ काइंड ऑफ ज्योमेट्री प्रॉब्लम, एंड यहाँ पर ये देखकर मतलब काफी बच्चों का डिसअपॉइंटमेंट कम हुआ होगा ब्रीफली कि चलो कुछ ज्योमेट्री आ गया है, बट अगेन वो डिसअपॉइंटमेंट ही रहा होगा, इट वुड नॉट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू यू नो दो हैप्पीनेस। टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनका ज्योमेट्री वीक रहा होगा उनको बड़ा मजा आया होगा। हाँ यहाँ पे वो वैसे बच्चे बहुत हैं, मुझे वो अर्शी खुश हो गया, देखो अभिनव खुश हो वीक गया। था जेन्युइनली, ज्योमेट्री का वैसा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम टाइप का तो था ही नहीं है ना, और इवन जिनका ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था उनके लिए बहुत नुकसान हुआ होगा, बिकॉज वो इस प्रॉब्लम में फंसे होंगे। एंड मतलब जैसे उसको बच्चों से बात हुई थी 1.5 आवर 2 आवर्स के अराउंड उन्होंने स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम से फेस कर दी, नहीं हुआ बट हाँ मतलब हम एक बार अपने इनमो बैच में भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री विद ओनली विद कंपास, ऑल्दो ये साइक्लोन थोड़ा सा अलग है, बट हाँ मतलब सिर्फ कंपास से 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना विद द हेल्प ऑफ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, ये वाला कंसेप्ट हम क्लास में पढ़ा हुआ था। बट यहाँ कंपास भी नहीं थी, यहाँ बिल्कुल अलग सी साइक्लोन, तो एंटायरली एक नया, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक बहुत टफ क्वेश्चन था। बट इसमें मतलब हाँ पार्शियली स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अभिनव ने किया था मेरे ख्याल में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक निकाल पाए थे, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब हम थोड़ा सा भी इसमें प्रोसीड करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बड़ा इजीली हमें दिख जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आते ही शायद कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर की तरफ दिमाग जाता है, ऑर्थो सेंटर जाने के बाद मतलब 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं 9 पॉइंट सर्कल वाली साइड दिमाग जाना चाहिए, बिकॉज वही इकलौती चीज है जो हम साइक्लोन से बनाते हैं। फिर 9 पॉइंट सर्कल बनाते ही शायद कहीं ना कहीं मिड पॉइंट निकालने का समझ में आएगा कि यार हाँ, क्योंकि 9 पॉइंट सर्कल अपने आप में एक साइड के मिड पॉइंट से जाता है, तो मिड पॉइंट निकाला जा सकता है अगर हम 2 9 पॉइंट सर्कल बनाए। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते थे, बट मतलब ओवरऑल ये भी बड़ा पार्शियल सी चीज थी, उसके बाद भी काफी कुछ चीजें करनी पड़ती थी फाइनल रिजल्ट तक आने के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो मतलब सीरियसली पेपर पे आई डोंट थिंक कि अक्रॉस इंडिया 2 या 3 बच्चों ने किया है, डाउटफुल लगता है। So Pratisha, like your geometry was good. I mean, it is still good. But did you spend enough time on this? Sir, I just made some observations like we can mark the feet of perpendiculars, draw the 9-point circle, all those things. But I wasn't able to connect, like, how do we proceed from this to what they have asked? So, what inferences you can draw, Pratisha? Just like you can draw the feet of perpendicular from a point. What else did you have heard? So we can draw the 9-point circle. So were you able to find the ortho center or circumcenter or maybe midpoint of any two given point? No, so that I was able to find. Any other inference you were able to make? I just understood that we could mark the midpoint, like since we could draw the 9-point circle. But I did not understand how do we connect with that with this one. Let's say मतलब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ना, गिवन पॉइंट है उनसे पास होने वाला हमने डायमेट्रिकल एंड पॉइंट मानकर सर्कल बना दिया, ऊपर एक पॉइंट लेके नीचे एक पॉइंट चाहिए। जैसे भी हम ए बी साइड की बात करें, ऊपर एक पॉइंट सी लीजिए, नीचे एक पॉइंट डी लीजिए, ऊपर वाले ट्राइंगल का 9 पॉइंट सर्कल बनाया, नीचे वाले ट्राइंगल का 9 पॉइंट सर्कल बनाया, तो मुझे ए बी साइड का मिड पॉइंट मिल जाएगी जहाँ पे वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट। Yes, sir, I didn't think of that. एक्चुअली 9 मतलब मिड पॉइंट निकालने के ना मतलब ऑफिशियल सॉल्यूशन में भी काफी लंबा सा मेथड जो है, बट हाँ अगर आप 9 पॉइंट सर्कल कंक्लूड कर पा रहे थे, इसलिए हमें एक साइड से 2 ट्राइंगल्स बनाने थे और उन दोनों का हमें 9 पॉइंट सर्कल बनाना था, तो हम उसका मिड पॉइंट निकाल सकते। ये पॉइंट अगर
स्ट्राइक कर जाता तो फिर शायद आगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। बट अगेन आई थिंक 9 पॉइंट सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज एंड काफी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी था। हाँ मेजरली तो मतलब वही पुट परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट, बट हाँ मतलब एक्चुअली साइक्लोज में ज्योमेट्री तो कभी भी नहीं करी थी। मतलब मैक्सिमम ये किया होता यूजिंग ओनली कंपास वाली ज्योमेट्री किया होता, बट वो एंटायरली अलग है। Yes, so basically अभी ये समझ में आ रहा है कि construction is one thing that we need to introduce to our curriculum for the next year. वो हाँ definitely मतलब ये तो है, बट साइक्लोज वाला कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ये। yes. बट ये ना मेरे को अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा, इससे ना काफी ज्यादा एंशिएंट ज्योमेट्री में चले जाते हैं, मतलब ऐसा ही होता था। तो अब मतलब अब रियलाइज कर सकते हैं वो लोग कितना टफ Advanced टाइम। Yes. So this was actually a beautiful question, 5th and 6th. But again, जैसे कि चेतन सर ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यार ये 6 प्रॉब्लम्स एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली मोस्टली जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो 3 ही थे, 1, 2 और 4 जो मोस्टली बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। और 3 में से आई डोंट थिंक द कट ऑफ इज गोइंग टू बी रियली विल बी हाई। मुझे पता नहीं है, चलो मैं अपना बाद में बताता हूँ, बट व्हाट डू यू थिंक? लेट अस आस्क द स्टूडेंट्स बाय द वे, so they must have talked to a lot of different students amongst themselves. So starting with Abhinav, maybe Abhinav, what do you think is going to be the cutoff? Your idea? 15 to 20. 15 to 20. So that means one problem plus minus some partials. Okay. How about you, Parth? So I think it will be like 2021 low cutoff. I think maybe around 21, 22 or Okay. something. Okay. Arshi? So for me, I think maximum to maximum it will be 24. Oh, maximum 24 you're saying? Okay, because you're scoring 25. Yeah. ठीक है भाई, ठीक है. How about you, Pratusha? So around 20 to 24. Okay. So personally, I think 20 to 24 is also on the higher side. I don't think many across the country were able to solve even a single problem. I mean, काफी बच्चा ऐसा हो सकता है कि लगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, particularly प्रॉब्लम 4, बट उसको पूरा एक्सप्लेन करना in a mathematical way, this might not have been done by a lot of students. राइट, सो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सॉल्व हो गया, बट अगेन दैट माइट नॉट बी अ कंप्लीट सॉल्व. सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बिलो वन प्रॉब्लम आउट ऑफ 6, and I think this happened last year also. Last year 3 problems were there and 13 was the cutoff, and 21 also there were 6 problems and 21 was the cutoff. So 21 means one problem plus some partials, and I think this paper is more difficult than 21 because 21 में कम से कम एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आ गया था जो कि काफी लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड दे वर एबल टू डू. ज्योमेट्री वाज नॉट देयर, so that is a lot of disadvantage to a lot of students, but and that is why the cutoff is going to be below one problem. This is my estimate. So I think मैंने लिखा भी हुआ है next slide में. Okay, so this is so doable का मतलब ये नहीं कि they were easy ones, they were on the difficult side, but as compared to the other questions, I think the first 2 problems were doable. Third was of course tough. The fourth was moderate. Again, my estimate is a lot of students will claim that they've done P4, but to actually get full marks in P4 it is going to be really challenging, and P5 P6 were of course tough non-touchables, right, in the paper. So ये डिफिकल्टी लेवल है जो हम हमारे हिसाब से है. एंड नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक, so this is our estimate. So it is 17 is one problem, so plus minus partial. So I think it is going to be on the lower side of P1, I mean one problem, so around 15, maybe even less. I mean this is the positive estimate, so maybe even less, but let's see. So if you're scoring in this range, we think that you might there's a fair chance that you will be able to clear, you'll be INMO awardee. Right, so let's see what
happens, but we think 15 to 21 is what the cutoff should lie in. All right. So on that note, final thoughts, Chetan sir, Lohit sir. मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस कोई बच्चा यहाँ पर देख रहा है and if he wants to prepare for INMO for the next year, so what is the message? एक चीज तो सर पिछले इनफैक्ट इस साल के IOQM और INMO के पेपर से एंड फॉर दैट मैटर लास्ट ईयर के INMO के पेपर से ये चीज तो क्लियर हो गई कि टफनेस काफी इंक्रीज की है. अगर हम लास्ट ईयर का IOQM का पेपर देखें वो तो बहुत ही इजी था, 12 क्वेश्चन वाला पेपर, पर उसके बाद सडनली INMO का पेपर एंड देन दिस ईयर IOQM, दिस ईयर INMO काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ. तो इवन मतलब आगे के ईयर्स के लिए भी क्योंकि RMO वाला फेज हटा दिए तो IOQM भी काफी चैलेंजिंग रहेगा. जैसे इस साल था मे भी इतना टफ ना रहे, बट यस पहले वाले जो IOQM होते थे उनसे थोड़ा सा टफ टाइप कर ही रहेगा. एंड INMO का पेपर भी यस हम मतलब जैसा 2015-16 टाइप ईयर्स में आता था वैसा शायद अब फ्यूचर में नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि इतना इजी या मतलब 3-4 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे बच्चे को, वैसा शायद नहीं, मतलब 1 to क्वेश्चन टाइप. So basically there was a time जब कट ऑफ एक दो बार 50 प्लस भी गई हुई है out of 102, 55, 59. तो आई थिंक वो डेज आर लॉन्ग गॉन. तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हर बार वो HPCSE ये करता है, वो फेज है ना, अब ये करके दिखाओ. तो चैलेंज कर रहे हैं कि चलो आप बच्चा अब ये करके दिखाओ. तो यस, सो अगेन इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज ये है दैट जो बच्चे ये पेपर करके उनको मिलने वाले हैं तो दे आर गोइंग टू बी सेल्फ ट्रेन्ड, ऑटो ट्रेन्ड, and they will not have to put a lot of pressure. I think this is something which is happening in US and China also, that unka US AMO और China का जो last Olympiad होता that is really tough and at par with IMO, right? So this is what I think HBCS is deliberately trying to do, making that final paper really tough so that जो बच्चे उसको क्लियर करते हैं तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो एंड उनके ऊपर मतलब वो ऑलरेडी ट्रेंड हो, सो दैट उनके ऊपर आराम से पॉलिश करके उनको रिप्रेजेंट करवाया जा सके इंडिया को. एंड इट विल प्रोबब्ली हेल्प बेटर रैंक अ लॉट, राइट? सो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार INMO लास्ट टू लास्ट ईयर तक ऐसे बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट टाइम INMO लिखते थे एंड दे वर एबल टू डू और क्लियर और मेक सब्सटैंशियल एफर्ट्स. तो उनके लिए शायद मे बी काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि इतना मेहनत किया और फिर भी एक प्रॉब्लम भी नहीं हो पाया, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो पाया, राइट? सो दिस माइट प्ले अ लॉट इन देयर माइंड्स एंड दे माइट लूज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. बट आई थिंक जो इस स्टेज तक आया है और IOQM क्लियर कर लिया है, IOQM में उन्होंने बार काफी अच्छा सेट कर दिया 30 प्लस, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ लॉट ऑफ applicable to a lot of students. Okay. मुझे लगता है सर HPCSE वालों ने अपनी टैगलाइन को काफी सीरियसली फॉलो कर लिया, लेट्स ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया. तो उन्हें लगा कि अभी तक तो आ नहीं रहा था तो लेवल थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, शायद वहां से आता. तो इसको वही हो जाता है ना, लेवल अप तभी होता है मेकिंग इट अ न्यू नॉर्मल, मतलब इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट कर देना अब इन्होंने. सेंसिबल भी है मतलब एक्चुअली चाहते भी वो मैथ एंथुसियास्ट है ना, स्पून फीडिंग नहीं करवाना चाहते हैं वो लोग. Yes. So I think overall it is going to be good change. Okay, so that is it. Thank you Pratyusha, Arshi, Parth and Abhinav for spending your time, guys. I know you're really busy and you have a lot to do. You are really motivated, especially Pratyusha who's in class 11th and preparing for JEE also. So thank you each and everyone and for spending time and sharing your views on this INMO paper. And I hope this session acts as a lot of motivation for all the ones who are watching this session or who will be watching it in some time, right? Any last thoughts? Anyone who wants to share? Anyone? Koi bhi? Abhinav, Parth, Arshi, Pratyusha, anything you want to say? Yes, मैं जो आपने जैसे बोला कि अब ये नॉर्मल हो जाएगा कि लाइक दिस 1
one question plus minus partial marks. I think after 3 or 4 years ऐसा हो ही सकता half question ही हो जाए कट ऑफ. नो कट ऑफ कम नहीं होगा यार, मुझे लग रहा है धीरे धीरे दे विल सेट इट एज अ स्टैंडर्ड ना, स्टूडेंट्स वैसा प्रिपेयर करेंगे. yes. मतलब उस लेवल का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं है, वो भी करेंगे लोग. तो कट ऑफ वहीं पे ले आएंगे. और जी आप खुद का एग्जांपल हो ना, देखो आप नेक्स्ट ईयर भी अपीयर होंगे इनमो के लिए, है ना. इस साल अगर आप 25 लेकर आ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप सेम पेपर में, सिमिलर से पेपर में, आई होप आप 30, 35, 40 के अराउंड स्कोर करना चाहोगे, है ना. उसी तरीके से आप इंश्योर करोगे. इनफैक्ट यही चीज वो लोग चाहते हैं एजुकेशन. तो बेसिकली अभी जैसे हर्षी, जस्ट टू कंटिन्यू, जैसे मॉक्स के अंदर जैसे तुम 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, एंड मे बी हो सकता है तुम कंटेंट हो कि 2 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, 3 प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं, इतना ही कट ऑफ जाता है. सो मे बी अगले साल में 1 प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम्स यू माइट नॉट गेट सेटिस्फाइड इन दिस काइंड ऑफ पेपर, एंड यू माइट एनफोर्स किया थोड़ा सा और मेहनत करता हूँ और कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ इसी टाइप के. तो पेपर ये रहेगा, बट बच्चों का लेवल बढ़ जाएगा. सो दिस इज हाउ इंडियाज रैंक इज गोइंग टू इम्प्रूव. यस अभिनव. सर तो मैं ये बोल रहा था कि पेपर देख के तो सबसे पहले मुझे कॉन्फिडेंस आया कि प्योर ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं था. बट यार मतलब ये चीज चेंज होनी चाहिए ना. इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर गोइंग टू IMO इवेंचुअली, लेट्स से, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ज्योमेट्री छोड़ सकते हो, है ना. सो वहां पे तो 6 के 6 प्रॉब्लम, चाइना का देखोगे 6 के 6 प्रॉब्लम खत्म कर देता है हर कोई, टीम में हर कोई करता है. मतलब समझ रहे हो, बेसिकली परफेक्ट फुल मार्क्स होते हैं. सो यू कैन नॉट अफोर्ड कि मतलब अगर आप ऐसे सोचोगे कि ज्योमेट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है तो छोड़ ही दें, तो आई डोंट थिंक कि दैट कुड वर्क. तो आपको उसको भी अपना स्ट्रॉन्ग सूट बनाना पड़ेगा. यस, वो बनाना पड़ेगा. यस, राइटली सेड लोहित सर. तो बेसिकली जो भी कमियां हैं इस बार, लेट अस ट्राई टू उनको फिनिश करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे यार. यस, चलो guys, thank you so much and hope you've enjoyed this session, and thank you Parth, Abhinav, Harshi, Pratyusha for sparing some time, and God bless you all the best. Thank you. Thank you, sir.